राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC/ST एक्ट 1989 के उस महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे जिसको जानने के लिए हर कोई व्यक्ति उत्सुक है, उतावला है, परेशान है, लेकिन समझ नहीं पा रहा। वो है क्या? वो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लग गया तो उसे कितनी सजा दी जाएगी, उसकी सजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या SC/ST एक्ट लगने के साथ साथ जो IPC लगी हुई है, IPC की धाराएं हैं 323, 504, 506, 307, 308, 452, 427, 457, 337, कोई भी धारा 147, 148, 145, कोई भी धारा लगी हुई हो, उस धारा में जो सजा लिखी हुई है, जो दंड लिखा हुआ है वो दिया जाएगा कि जो SC/ST एक्ट में लिखा हुआ है वो सजा दिया जाएगा या दोनों मिला करके दिया जाएगा। कौन सी सजा दी जाएगी, इसी पे चर्चा करेंगे हम लोग और विधिवत चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु को बताएंगे। यहाँ देखिए मैंने सबको लिख दिया, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और जो लिखा हुआ है विद प्रोविजन लिखा हुआ, इसको कोई काट नहीं सकता है। तो लेकिन अब सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जब किसी व्यक्ति पर क्योंकि देखिए ये वीडियो हमारा बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, देश दुनिया तक पहुंच रहा है। ऐसे लोग भी हैं समाज में जिनको कुछ भी नहीं पता है कि FIR दर्ज होती है या कंप्लेंट दर्ज होती है तो क्या होता है। उनको लगता है वही सजा मिल गई, वही जमानत हो गया तो जीवन भर के लिए फुर्सत हो गया। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट एक प्रोसीजर बताऊंगा आप लोगों को और उसके बाद देन मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। अगर जिसको जानकारी है पहले से वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाए, और नहीं अगर आपको भी देखना है तो 2 मिनट आप उस पर भी धैर्य रखिए और देख लीजिए। मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, ये गांव है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग बसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग बसे हुए हैं, रह रहे हैं, या कहीं भी कोई रह रहा है, अपने घर में है, अपने खेत पे है, नदी पे है, पोखर पे है, तालाब पे है, पाही पे है, ठीक है। कहीं निमंत्रण में गया है या किसी के घर गया हुआ है, कहीं पे भी कोई व्यक्ति, कहीं दूर दराज है, नौकरी कर रहा, उसके साथ कोई अपराध होता है। कौन से अपराध? जिसके होने पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, ठीक। तो अपराध उसके साथ होने पर मारपीट हो, गाली गलौज हो, धमकी हो, किसी भी चीज का अपराध हो, संपत्ति जलाई गई हो, जात सूचक गालियां दी गई हो, गांव से बाहर किया जा रहा हो, वो किसी भी तरह का SC/ST एक्ट लग गया है। तो अब वो क्या करेगा उस मामले में? या तो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाएगा, ये मान लेते हैं पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ से वो जाके FIR दर्ज करवाए। क्या दर्ज करवाएगा? FIR, ठीक है। FIR दर्ज करवाएगा, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अगर उसका FIR कोर्ट से, यहाँ पुलिस स्टेशन से नहीं दर्ज होता है तो SP के यहाँ जाएगा, वहां से दर्ज करवाएगा। वहां से भी नहीं दर्ज होता है तो कोर्ट से आदेश करवाएगा। मान लो कोर्ट ने भी FIR दर्ज करने का आदेश नहीं किया तो दूसरा विकल्प उसके पास है कि वो कंप्लेंट दर्ज करवाए, जा करके कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाए। तो चाहे उस मामले में अपराध होने के बाद FIR दर्ज हुआ हो, चाहे जैसे दर्ज हुआ हो, चाहे थाने पे खुद दर्ज कर लिया गया हो, या SP के कहने से या कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ हो, या वो खुद जा करके कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया हो, शिकायत। तो अब होगा क्या? अगर मान लेते हैं FIR दर्ज हुआ है तो इस FIR दर्ज होने पे डिप्टी SP रैंक के पुलिस अधिकारी को ये पावर मिला हुआ है कि वो उस मामले में विवेचना करे, जिसको इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या विवेचना करने के फलस्वरूप
एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसको पुलिस रिपोर्ट या पुलिस चालान या चार्जशीट कहते हैं। वो चार्जशीट फिर इस कोर्ट में पेश किया जाएगा जिस कोर्ट को संज्ञान लेने की अधिकारिता है। तो सीधे SC/ST कोर्ट में पेश कर दिया जाता है क्योंकि डायरेक्ट SC/ST कोर्ट को संज्ञान लेने की अधिकारिता दी गई है। या अगर कंप्लेंट भी कोर्ट में दर्ज कराया गया है तो कोर्ट भी उस मामले को SC/ST कोर्ट में फॉरवर्ड कर देगा। तो जब मामला वहां से हमारा यानी थाने पे आएगा, FIR दर्ज हुआ, फिर यहाँ से रिपोर्ट बनेगा उसका, और रिपोर्ट में उस घटना की जांच की जाती है कि क्या सच्चाई है क्या गलत है, पूरा ब्यौरा तैयार करके जो कुछ गवाह हैं सबको उनकी गवाही लेकर के वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाती है। और जब कोर्ट में मामला यानी न्यायालय में जाता है, अदालत में जाता है, तब अदालत के द्वारा वहां दोनों पार्टियों को सुना जाता है और सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि उसमें जिसके ऊपर इस अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है उसे दोषी ठहराया जाए या ना ठहराया जाए। अगर इस अधिनियम के तहत उसे दोषी ठहराया जाता है तो अब उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, और जब सजा दी जाएगी तब उसे जेल जाना पड़ेगा। तो ये चीज निश्चित याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति पे SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ में IPC भी लगी है या पॉक्सो भी लगा हुआ तो इससे मतलब नहीं है। अगर वो दोषी हो जाएगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का बालक है और वो इस एक्ट के तहत दोषी हो गया है तो उसे न्यायालय अगर चाहे तो CRPC की धारा 360 की कार्रवाई करते हुए भी छोड़ सकती है, वो जेल जाने से बच जाएगा। लेकिन 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है और दोषी हो गया तो जेल तो जाना ही होगा। अब प्रश्न ये है कितने दिन के लिए जाना होगा, इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक धारा बताई है कि अगर किसी पे SC/ST एक्ट की धारा 3(1) धारा 3 खंड 1 के का से लेकर के या गा तक कोई धारा लगी हुई है, जिसको इंग्लिश में 3(1) A से लेके ZC तक, चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, F हो, ठीक है। जैसे का खा गा घा अंगा चाचा डा मियाँ टाटा डाढ़ा हड़ा ताथा दादा करके मतलब जो भी धारा लगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की धाराओं के बीच में अगर कोई धारा आती है, ठीक है, यानी एक तरह से समझ लीजिए कि खंड 1 की कोई धारा अगर 3 का खंड 1 लग गया है तो उसकी कोई भी खंड हो, चाहे खा हो, गा हो, घा हो, दा हो, धा हो, ना हो, ठीक है, इससे नहीं मतलब कोई भी खंड अगर 1 लग गया है तो उसे कम से कम अगर वो दोषी पाया गया यहाँ तो 6 माह उसे जेल जाना होगा कम से कम। इस सजा को जज साहब चाहे तो 5 साल तक के लिए भी बढ़ा सकते हैं। वो 2 साल भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, अधिकतम उसे 5 साल तक जेल भेजा जा सकता है। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाए तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि उसके लिए मैक्सिमम सजा 5 साल तक हो जाती है। यद्यपि 323, 324 का मुकदमा हो जिसमें साल भर की 2 साल की सजा लिखी हुई है, फिर भी उसे SC/ST एक्ट के तहत जिस धारा में मैक्सिमम सजा है वो सजा दी जाएगी। क्योंकि जब आप IPC की धारा 71 पढ़ेंगे, IPC की धारा 71 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति पर एक से अधिक धाराओं का आरोप लगा हुआ हो और उनमें से जो धारा सबसे ज्यादा सजा की बात करती हो, ऐसी स्थिति में उसको उस धारा में दोषी ठहराया जाएगा जिसमें सजा ज्यादा है। फिलहाल यहाँ तो अलग से स्पेशल प्रावधान ही है, 71 न भी लागू हो IPC का तब भी उसे अधिकतम 6 वो मिनिमम 6 महीने के लिए जेल तो होना ही है, जिसे जज साहब चाहे तो 5 साल तक के लिए भी सजा दे सकते हैं। और जुर्माना जरूर लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जुर्माना जरूर। SC/ST एक्ट के तहत अपराध होता है तो जुर्माना तो जरूर लगाया जाएगा। अब वो जुर्माने की रकम उसकी हैसियत को, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपराध की नेचर को देखते हुए लगाया जाता है। अब ऐसा नहीं कोई व्यक्ति टुटपुटिया है, कमजोर है, ठीक है,
उसकी कुल हैसियत चल अचल संपत्ति की ही 10,000 की है, 1 लाख का जुर्माना लगा दे, कहाँ से ला के देगा, कब खून निकाल के देगा। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर किसी व्यक्ति पे धारा 321 लगा हुआ है, क्या 321 लगा हुआ है, ठीक है, मैं अलग अलग धाराओं की सजा बताया हूं। अगर किसी व्यक्ति पर अब जिसपे जो धारा लगी हो या जिसने जो धारा लगवाई हो वो अपना इंतजार करता रहे कि जब सर ये धारा बोलेंगे तो हम इसको देखेंगे। मतलब आप पे जो धारा आपने लगवाया हो या आप पे जो धारा लगी हुई हो उस हिसाब से भी आप अपनी सजा देख लीजिएगा, आपको कितनी सजा दी जा सकती है। अभी मैं जब उस नंबर पे आऊंगा तो देख लीजिएगा, इसी में किसी न किसी में नंबर सबका लग जाएगा, बचेगा कोई नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच गया ना तो ये नंबर मैंने दिया है, ये नंबर आपको दिया है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुरंत आपका संपर्क मुझसे होगा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पीसीएसजे का भी देखिए, पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी भी कराई जाती है। ये केवल SC/ST एक्ट या इस तरह के सामाजिक विषयों पे वीडियो भी नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि न्यायिक सेवा की तैयारी भी कराई जाती है। अगर आपको भविष्य में जज बनना है, आपको सरकारी अधिवक्ता बनना है, कहीं लीगल एडवाइजर बनना है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके क्लास के लिए जो है क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई LLB कर लिया है, LLB करने वाला है या LLB कोई बच्चा कर रहा है तो आप इस तैयारी में आ सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन करिए। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है, ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है। हाँ, एक चीज आप लोगों से जरूर कहूँगा, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक सभी लोगों तक वीडियो पहुंचे, सब लोग इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। और कमेंट तो कम से कम कर ही दिया करिए वीडियो देखने के बाद। चलिए, अगर मिथ्या साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण धारा है, ये धारा ऐसी है अगर इसमें फांसी की सजा लिखी गई है, SC/ST एक्ट की ये धारा जिसमें साफ तौर से फांसी की सजा लिखी हुई है। कब? जब हम किसी SC/ST जात के किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही दे करके या मिथ्या साक्ष्य दे करके या मिथ्या साक्ष्य गढ़ करके उसे फांसी के फंदे पे लटकवा देते हैं, यानी उसे मृत्यु दंड की सजा सुनवा देते हैं। फांसी के फंदे पे लटक जाए तो वैसा झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति को भी फांसी की सजा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। ये कब? जब धारा 321 लगी हो। अगर किसी व्यक्ति पे 321 लग गई SC/ST की तो समझिए उसको फांसी की सजा मिलनी ही मिलनी है। दूसरा 322 322 है, 322 बोलते हैं, वो 322 किसी पे लगा हुआ है, यानी किसी व्यक्ति ने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध से भिन्न किंतु 7 वर्ष या उसे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का किसी अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है या गढ़ा है मिथ्या साक्ष्य कि वो घर में चोरी, लोक सेवक द्वारा चोरी, लूट डकैती, लूट हो गया, डकैती हो गया, घर में घुस के चोरी हो गया, घातक आयुधों से सज्जित होकर चोरी हो गया, 420 का अपराध हो गया, ठीक है, घोर उपहत्या 325 का अपराध हो गया, 326 का अपराध हो गया, रेप के अपराध हो गए, ऐसे अपराधों के लिए मिथ्या साक्ष्य दिया है तो उसे मिनिमम 7 वर्ष तक का सजा दिया जाएगा और अधिक, ठीक है, 7 वर्ष या अधिक के कारावास वो के दंडनीय अपराध का मिथ्या साक्ष्य दिया है तो मिनिमम 6 महीने का कारावास जो 7 साल तक का कारावास उस व्यक्ति को दिया जा सकता है और अधिकतम प्लस जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का मिथ्या साक्ष्य आपने दिया है, ठीक है, झूठा साक्ष्य गढ़ा है तो मिनिमम आपको 6 महीने का सजा जो अधिकतम 7 साल तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी सुनाया जाएगा। अगली धारा है 323 अगर किसी व्यक्ति पे लग गई, इसका मतलब क्या? 323 कब लगती है? जब आप आग से या किसी विस्फोटक पदार्थ से, ठीक है, किसी व्यक्ति का नुकसान का रिष्टि करते हैं, पदार्थ से रिष्टि करते कोई उसका कोई
तोड़फोड़ किए हो, कोई सामान तोड़फोड़ किए हो, जला दिए हो, तब ऐसी स्थिति में घर जलाने पे तो ये धारा लगती है। घर जलाने पे 3 2 4 लगती है। 3 2 3 लगी है तो इसका मतलब घर नहीं जला गया, लेकिन अन्य कोई संपत्ति उसकी जलाई गई है, तोड़ी फोड़ी की गई है, तोड़ फोड़ संपत्ति की गई है, बाकस तोड़ दिया गया है, ठीक है, अलमारियां तोड़ दी गई हैं, बर्तन सामान सब तोड़ फोड़ कर दिए गए हैं, ये सब कोई सामान तोड़ फोड़ किया गया है, तब 3 2 3 लगती है। और ऐसी स्थिति में कम से कम 6 माह का कारावास, जो अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और जुर्माना भी देना ही होगा अगर ये धारा लगेगी तो। और अगर 3 2 4 किसी पे लग गई, इसका मतलब है 3 2 4 तब लगती है जब आप किसी ऐसे भवन में रजिस्ट्री करते हो, मतलब उसकी तोड़फोड़ करते हो मकान का, या उसमें आग लगा देते हो, और वो भवन किसी संपत्ति को रखने के लिए, या उसमें लोग रह रहे थे आवास के लिए, या वो भवन पूजा स्थल के लिए उपयोग किया जाता था, तब ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास की सजा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अनुसूचित जाति या जनजाति के घर में आग लगा दिया जिसमें लोग रह रहे थे, या संपत्ति रखी हुई थी, या पूजा स्थल था उस घर में, या तोड़फोड़ किया है, तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। और जुर्माना यानी मिनिमम सजा आजीवन कारावास से, ध्यान रखिएगा, और जुर्माने का प्रावधान किया गया अगर ये धारा लग गई तो। अगर धारा 3 2 बी लग गई है, 3 2 बी लगा दी गई है, 3 2 बी लगी हुई है, तो 3 2 बी लगने पे ध्यान दीजिएगा, ये तब लगती है जब आईपीसी के अधीन कोई ऐसा अपराध आपने किया हो जिसके लिए सजा 10 वर्ष या उससे अधिक हो। यानी आईपीसी में कोई ऐसी धारा आप पे लगी हुई हो जिसमें सजा 10 वर्ष या उससे अधिक हो, जैसे लूट, डकैती, ठीक है, घातक आयुधों से सज्जित होकर के चोरी करना, कुछ धाराओं में उद्दापन, रेप की धाराएं, वहाँ 10 वर्ष से अधिक की सजा लिखी हुई है। अगर वो अपराध आपके 3 2 बी लगी हुई है, बहुत व्यवहारिक धारा है, ध्यान दीजिएगा, 3 2 बी और 3 2 बी ये, अगर 3 2 बी लगी हुई है किसी व्यक्ति पे तो आजीवन कारावास की सजा उसे दी जाएगी। लेकिन हाँ, आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना भी उस पे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 3 2 बी लग गया तो आजीवन कारावास मिनिमम सजा है, इससे कम की सजा नहीं है। बाकी आईपीसी की कोई भी धारा लगी हो, और कोई भी क्या, कोई ऐसी धारा लगी हुई जिसमें सजा 10 साल से कम ना हो, 10 वर्ष या उससे ऊपर हो, तो वो सजा भले वहाँ 10 साल लिखा, लेकिन आजीवन कारावास सजा मिलेगी, क्योंकि SC/ST एक्ट लगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाँ, वीडियो को कमेंट वगैरह करते रहिए, समझ में आए तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है। और कोई बात नहीं समझ में आए तो नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर संपर्क करके, ठीक है, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और लॉ से जुड़ा हो कोई क्लास ज्वाइन करना है, PCJ, APOS की तैयारी के लिए, तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 3 2 बी ये बहुत व्यवहारिक धारा है। इसमें तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं जो इंतजार कर रहे थे कि सर 3 2 बी कब बताओगे, कितना जल्दी, इसी पे आ जाओ। तो अब मैं आ गया, लो 3 2 बी पे भी आ गया। अब सुनो, अगर 3 2 बी लगी है तो, क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक धारा है, ये अक्सर लगाई जाती है। तो अगर 3 2 बी लगी हुई है तो सजा क्या होगा? 3 2 बी लगने पे सजा, जो धारा इसके साथ आईपीसी की लगी है वही सजा दी जाती है, लेकिन जुर्माना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर उस धारा में जुर्माना नहीं लिखी है आईपीसी के, या जुर्माना ऑप्शनल है, तो भी जुर्माना जरूर देना पड़ेगा 3 2 बी लगाए जाने पे, और सजा उसी धारा में जो लिखा हुआ वही दिया जाएगा जो आईपीसी की धारा पे लगी हुई है। यहाँ कोई अलग से सजा नहीं लिखी गई है। एक तरह से हम कहें ना तो ये हल्की धारा है, ये कमजोर धाराओं की श्रेणी में 3 2 बी आती है, क्योंकि इसमें सजा वही दी जाती है जो आईपीसी में लिखी है। बस केवल एक पॉइंट बढ़ गया कि जुर्माना जरूर सुनाया जाएगा, जबकि ये सब धाराओं में अलग से सजा लिखी हुई धारा है। और उसके बाद है धारा 3 2 बी, और उमर लगा है, इसका मतलब कि 6 हो गया, 3 2 6 लगा हुआ है। साक्ष्य मिटाना, अगर आप कोई अपराध हुआ है, ठीक है, SC/ST के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है और आपने क्या किया है,
साक्ष्य मिटाया है जिससे उसको बचाया जा सके। जैसा कि आईपीसी में धारा 201 लगता है साक्ष्य मिटाने पे, यहाँ पे अलग से प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर साक्ष्य मिटाया तो जो अपराध हुआ है उसके लिए जो धारा लगी है, जिसने अपराध किया उस पर जो धारा लगी है, जिसने उस अपराध में वो साक्ष्य मिटाया उस पर भी उसी धारा में सजा दी जाएगी। कोई अलग से सजा नहीं है, उसी धारा माना जाएगा उसने भी वही अपराध किया। तो साक्ष्य मिटाने वाले को भी वही सजा मिलेगी जिस धारा के अधीन होने वाले अपराध का साक्ष्य उसने मिटाया है। और 327 अगर किसी पे लग गया, 327 लगती है कि अगर लोक सेवक द्वारा इस धारा के अधीन कोई अपराध किया गया है, अगर कोई लोक सेवक इस धारा के अधीन धारा 3 के अधीन अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पे, पुलिस अधिकारी हो, लेखपाल हो, कानूनगो, टीचर हो, गवर्नमेंट, ठीक है, यानी सरकारी एम्प्लॉय पे अगर धारा SC/ST की धारा 3 लग गई है तो उसको सजा कम से कम 1 साल न्यूनतम सजा मिलेगी, मिनिमम 1 साल सजा जरूर दी जाएगी। और 1 साल 6 माह मिनिमम 1 साल की सजा मिलेगी। और इसके साथ ही साथ दोषी पाए जाने पे उस धारा में जो आईपीसी की धारा लगी हो उसमें अगर सजा 1 साल से ज़्यादा भी है तो जितनी ज़्यादा है उतनी तक भी दी जा सकती है, लेकिन कम से कम 1 साल की सजा तो जरूर दी जाएगी, ये ध्यान रखना। अब ये तो मैंने बता दिया अगर किसी व्यक्ति पे धारा 3(1) या 3(2) लगी हुई है तो किस क्लास का कौन सा प्रोविजन लगा है उस हिसाब से मैंने सबकी सजा एक एक करके आपको बता दी, उसी हिसाब से यहाँ सजाएं लगती हैं। हाँ, कुछ और धारा जैसे एक है पूर्व दोष सिद्धि, अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस कन्विक्टेड पर्सन है और SC/ST एक्ट उस पर लग गया तो मिनिमम सजा उसकी 1 साल हो जाती है, कम से कम उसे 1 साल सजा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है, ठीक है, जैसे थाने का भारसाधक अधिकारी जो FIR दर्ज करने से मना कर दिया, कोई लोक सेवक अधिकारी जो FIR दर्ज करने से मना कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ना कर रहा हो, यानी अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पे जिसका इस अधिनियम के अधीन कोई कर्तव्य हो, कोई ड्यूटी हो इस अधिनियम के अधीन और उसने अपनी ड्यूटी का निर्वहन ना किया तो कम से कम इस अधिनियम के तहत उस पर भी मुकदमा धारा 4 का दर्ज होता है। तो अगर किसी लोक सेवक पे धारा 4 का मुकदमा SC/ST का दर्ज है तो उसे भी कम से कम 6 महीने की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मैं एक बार क्लियर कर लूँ, गलत ना होने पाए। हाँ, बिल्कुल सही है, 6 महीने की सजा कम से कम होगी जो 1 साल तक हो सकती है। कब? अगर कोई ऐसा लोक सेवक जिसका इस अधिनियम के अधीन कोई कर्तव्य हो, जैसे FIR दर्ज करने का कर्तव्य, इन्वेस्टिगेशन करने का कर्तव्य, कोई सूचना देने का कर्तव्य आपका है और आप अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और धारा 4 का मुकदमा अगर आप पे दर्ज हो गया तो मिनिमम 6 महीने का कारावास जो 1 साल तक के हो सकेगा प्लस जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं कोशिश किया आप लोगों को SC/ST एक्ट लगने पे कितनी सजा दी जाती है, ठीक है, SC/ST एक्ट लगने पर कितनी सजा दी जाती है, किस धारा में, एक एक करके मैंने आपको बता दिया। अब शायद आप लोगों का कंफ्यूजन यहाँ से खत्म हो गया होगा। तो आप समझ सकते हैं SC/ST एक्ट लगने पे लोग क्यों थर थर कांपते हैं। मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था कि इसके और क्या क्या प्रभाव होते हैं, वो दूसरे वीडियो में मैंने समझाया है। इसमें तो मैंने केवल सजा आपको बताई कि सजा कितनी होगी, तो ये भी सजा के आधार पे भी काफी खतरनाक है। एक्ट लग गया तो समझिए वाट लग गया आपका। तो इस नाते कभी भी ऐसे एक्ट को लगने से बचाइए, ऐसी गलती मत करिए कि ये एक्ट आप पे लगे। हाँ, जो लोग इस एक्ट के तहत अपराध में FIR दर्ज करवाते हैं गलत तरीके से फर्जी FIR कभी किसी पे ना दर्ज करवाइएगा। और कोई भी व्यक्ति जानबूझ के किसी SC/ST को इस तरह से परेशान ना करे, क्योंकि परेशान करेगा तो ये सजा उसने देख लिया है। इतने खतरनाक सजाएं हैं
कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। नौकरी में है तो नौकरी चली जाएगी, आगे नौकरी लगने में समस्याएं आ जाएंगी, बाहर जाने में समस्याएं आ जाएंगी, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए मैं तो सभी से कहूँगा भाईचारा बना के रहिए, ठीक है। अगर कोई गलती हो भी जाए छोटी मोटी तो आप माफ़ी मांग लीजिए, और माफ़ी मांग लेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति इतना क्रूर और अत्याचारी नहीं है जो कहेगा नहीं हम FIR ही दर्ज कराएंगे, ठीक है। माफ़ी मांगने पे समझौता हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के आपस में समझौता करके, सुलह समझौता करके शांत कर लीजिए मामला, क्योंकि FIR दर्ज होगा तो दोनों लोग उसमें परेशान होंगे, मानसिक परेशानी होगी, तनाव होगा। तो गलती कोई करे ही ना, और करने पे छोटी मोटी हो भी जाए माफ़ी मांग ले तो यहाँ तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति फर्जी फंसाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप वहां से देख के समस्या का समाधान अपने कर सकते हैं। और वैसे कोई जल्दी फर्जी फंसाता नहीं है, कोई ना कोई बातें जरूर होती हैं, और फर्जी फंसाता है तो उसके लिए भी कानूनी प्रावधान तो है ही है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा भी कि सर ये वीडियो समझ में आया या